कमर चीमा साहब, शहबाज शरीफ तुर्की गए, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी उनके हमराह हैं। तुर्क सदर उर्दुवान से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे विजुअल्स भी देखने को मिले, खास तौर पर पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में देखा जाए तो ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए जी, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर सही मानों में देखा जाए तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये जो दौरा है, ये अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करने के लिए दौरा किया गया है। आपको पता है तुर्की ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और क्लैरिटी है तुर्की के अंदर कि हमने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 10 अरब डॉलर की तुर्की और भारत की ट्रेड है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, इस क्लैरिटी को मैं समझता हूं कि बहुत पाकिस्तानियों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आप देखें कि जब इन द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट तुर्की का जो एक जहाज है वो कराची आया था एंड देन फिर हमारा एक उनके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन मौजूद है। समझता हूं कि जिस अंदाज से तुर्की ने पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली, मिलिटरली, मॉरली मदद की है पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और भारत को बड़ा सख्त पैगाम गया है कि भारत के अंदर तो आपको पता है ये सवाल उठ रहा है कि भारत का दोस्त कौन है, कौन सा ऐसा मुल्क था जिसने भारत को अनइक्विवोकली कहा हो कि जनाब ये जबरदस्त किस्म की हमें सपोर्ट मिली है। सो मैं समझता हूँ कि दैट इज इम्पोर्टेंट विजिट जो पाकिस्तान की लीडरशिप ने किया। बिल्कुल सही। पाक भारत कशीदगी के बाद ये पहला दौरा टर्की का ही होना चाहिए था, और आपने जिस से कहा कि टर्की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, सिपहसालार का साथ होना, तो इससे दीगर ममालिक को क्या मैसेज आता है, खास तौर पर उस सूरत हाल में जब इंडिया में तुर्की के बाइकआउट की मुहिम चल रही है। फिर अगर हम देखें आज़रबाईजान का, तो उसका भी किरदार काफ़ी मुस्बत रहा है। तो आई विल टॉक अबाउट कि सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। देखिए, सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है और इस सिलसिले में हम अफगानिस्तान से बार बार ये कह रहे हैं कि हमें वो कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया तक दी जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान ट्रेड जो है वो खुल के हो सके और लैंड रूट्स और रेल रूट्स जो है वो इस्टेब्लिश हो सके, जो कि पाकिस्तान ईरान के जरिए भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल एक तो ये पॉइंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि देखें, एक आपको नर्वसनेस नजर आती है इंडिया से पाकिस्तान के इस दौरे की। आपको याद होगा कि आज़रबाईजान की जब आर्मेनिया से लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान ने बड़ी खुल के आज़रबाईजान की सपोर्ट की। अभी आज़रबाईजान पाकिस्तान में कोई 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर जो है जहाज एक्सपोर्ट कर रहा है आज़रबाईजान को। पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान का एक जो रेपुटेशन है वो मुकाम बहुत बड़ा है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि तमाम मुस्लिम दुनिया के अंदर और खास तौर पे इस खित्ते के अंदर एक सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ लिबरेशन है कि पाकिस्तान की ने ये जो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो पाकिस्तान ने मिलिटरली एंड डिप्लोमेटिकली डोमिनेट किया है, और वो इस वजह से कि हम एग्रेसर नहीं थे, इंडिया एग्रेसर था। उस एग्रेसर को जो हमने कॉल ऑन किया और उसको जो पाकिस्तान ने बड़ी जिससे कहते हैं ना मिलिटरली एंड डिप्लोमेटिकली आउट मैनूवर किया पाकिस्तान ने, मैं समझता हूं इसकी वजह से मुसलमान दुनिया और सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान की बड़ी इज्जत बढ़ी है। और इसीलिए तुर्की हो, आज़रबाईजान हो, और ये सिर्फ ये लीडरशिप लेवल पे नहीं है, सोसाइटियल स्ट्रीट लेवल के अंदर भी आप देखें कि तुर्की और आज़रबाईजान के अंदर पाकिस्तान के लिए दुआएं की गई हैं, पाकिस्तान के लिए नगमे गाने गाए गए हैं, लोगों ने सोशल मीडिया पे खुल खिला के आज़रबाईजान ने सपोर्ट किया। एंड डिस्पाइट द फैक्ट ये जो बातें कर रहे हैं कि हमने तुर्की से कारोबार बंद करना है, चाइना से कारोबार बंद करके दिखाए ना इंडिया। कहता है जी हम तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो वो तो चाइना ने भी सपोर्ट की है और खुल खिला के किस चाइनीज ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं। हर लिहाज से चाइनीज के हमारे पास जहाज हैं, ये जो PL-15 पाकिस्तान ने जो मिसाइल चलाए हैं वो चाइनीज है, तो क्यों नहीं इंडिया चाइना के साथ कारोबार बंद करता और तुर्की के साथ कारोबार बंद करना चाहता है? ये नर्वसनेस है। और वैसे भी आपको पता है खास तौर पे मुसलमानों के खिलाफ जो एक नरेंद्र मोदी साहब ने नफरत इंजेक्ट की है इंडियन सोसाइटी के अंदर, ये उसका शाखसाना नजर आता है कि आज़रबाईजान और तुर्की के खिलाफ बातें करते हैं। सर, अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने चाइना कार्ड खेलने की कोशिश की तो थी ना, कि ये हम इनडायरेक्टली हमने चाइना के साथ वॉर किए, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइनीज वेपन्स यूज किए थे, तो वो हमारी वॉर जो पाकिस्तान के साथ नहीं थी बल्कि चाइना के साथ थी, विच इज़ वेरी लेम। और दूसरा ये कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी हालिया दिनों चीन का एक दौरा किया है। वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान के भी वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे। चीन इस सारे सूरत हाल में खुलकर पाकिस्तान और अपने इंटरेस्ट
को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आया है। अफगानिस्तान के हवाले से ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है और अफगानिस्तान का झुकाव किस हद तक आपको तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली इस दौरे के बाद? देखिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बिहेवियर को बदलने के लिए और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द जमातें हैं उनको डिसमेंटल करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला अफगानिस्तान पे। इस सिलसिले में हमने एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट शुरू किया जिसमें पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान, हमने कुछ डिफरेंट किस्म के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए हैं और बायलैटरल रिलेशंस तो हमारे हैं ही हैं। तो पाकिस्तान ने बेसिकली कन्विंस किया है अफगानिस्तान को कि आप हमारे इस खित्ते में इकोनॉमिक पार्टनर बने, ना कि दहशतगर्द जमातों टीटीपी को आप होस्ट करें और उनको अलाउ करें कि वो पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी करें। सो मैं समझता हूं कि चाइनीज ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये रोल हम चाहते थे चाइना प्ले करे। चाइना देखिए इस खित्ते का दुनिया का बड़ा प्लेयर है, तो इस खित्ते में उसको चाहिए कि जो इसके इमीडिएट नेबर हैं वहां पे उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए था और उसने बहुत अच्छा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के कहने पे ये किरदार अदा किया। ये फ्रेमवर्क पहले भी मौजूद थे लेकिन इनको दोबारा एक्टिवेट किया गया है। और दूसरा ये है कि अफगान तालिबान को मैक्सिमम अकाउंटेबल ठहराना होगा कि वो अब एक नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, वो एक मिलिटेंट ग्रुप अब नहीं है, वो कोई यूएन में दहशतगर्द ग्रुप के तौर पे नहीं जाने जाते, वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे जाने जाते हैं। उनको दुनिया एक स्टेट समझती है, उनको चाहिए कि उनकी सरजमीन खित्ते में बाकी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। मेरा ख्याल है कि 3 साल पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं अफगानिस्तान के इस बिहेवियर को बदलने के लिए, एंड आई होप कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एंड चाइना मिलकर काम करें। बिल्कुल सही चीमा साहब, अगर मैं फार ईस्ट की बात करूं इस सारी सिचुएशन के बाद, तो हमने देखा है कि बड़ी खामोशी है वहाँ। इंडोनेशिया और मलेशिया में माजी में हमारे बड़े अच्छे इत्तेहादी रहे, माजी में जो जंगें हुई वहाँ पे जिस तरह की सपोर्ट थी, इस दफ़ा सारी सिचुएशन में मलेशिया और इंडोनेशिया खामोश रहा है। तो आपके ख्याल में क्या उनकी प्रायोरिटीज़ में नज़र नहीं आ रहे? डिप्लोमेटिक फ्रंट पर इन ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, इंडोनेशिया और मलेशिया के अच्छे कारोबारी शराकतदारी है इंडिया के साथ, तो एक तो वो चीज़ भी वो समझते हैं कि ये हमारे सामने मौजूद है। दूसरी जारी बात है कि पाकिस्तान ने दुनिया को ये बताया है, मुसलमान दुनिया को बताया कि हम अग्रेसर नहीं हैं। हमारे ऊपर एग्रेशन हुआ है और हमने हमले का जवाब दिया है एज पर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, हमारा राइट है सेल्फ डिफेंस का। सो इंडोनेशिया, मलेशिया, और आपको पता दरअसल इंडिया ने लॉन्ग टर्म अपने रिलेशनशिप, इंडिया आसियान डायलॉग एक होता है कि तमाम आसियान के 10 ममालिक इंडिया के साथ इंगेज करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन ये जो फार ईस्ट है, ये सारा साउथ ईस्ट एशिया, इधर ज्यादा खामोशी थी। और दूसरा एक हमारी अपनी भी तो कमजोरी है कि हम बायलैटरल रिलेशंस उस तरह नहीं इस्टेब्लिश कर सके। इस जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में मुसलमान मुल्क हैं, इंडोनेशिया आप देख लें, हम उस तरह रेगुलर नहीं जाते। मलेशिया के साथ हमारा है लेकिन उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद ब्रुनेई दारुस्सलाम है, उसके साथ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है हमें पर्सनली भी अपने स्ट्रेटेजिक एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट इस खित्ते में ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ज्यादा अपने जो रिलेशंस हैं उनको मजीद सीमेंट करने की जरूरत है। और दिस इज द हाई टाइम कि हम फार ईस्ट को भी इन्वॉल्व करें अपने उसमें। सर, ईरान और अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो उनके दरमियान न्यूक्लियर डील के हवाले से ताहाल मामला तय नहीं पाए। अमेरिका ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की 1% भी इजाजत नहीं दे रहा। इस सूरत हाल में आपको ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर डील होती हुई नजर आ रही है? और अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान ये मुआहिदा नहीं होता तो आपको लगता है कि इजराइल ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करेगा? इसके साथ ये भी बता दीजिए। देखिए, ईरान चाहेगा कि कोई ना कोई डील उसकी अमेरिका के साथ हो जाए। आपको याद होगा कि 2016 में भी एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, उसके तहत P5+ ने ईरान से डील की और डील हो गई थी। इस दफा भी मुझे लगता है कि डील होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ईरान नहीं मौका देना चाहेगा अमेरिका को कि वो कुछ ऐसे हालात पैदा करे। और डोनाल्ड ट्रंप के ये जो 3-4 साल हैं, इसमें से जिसने जो फायदा उठाना है वो उठा सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान के साथ लड़ाई हो, और वो खुद कह चुके हैं कि ये इरा ऑफ प्रॉक्सीज खत्म होना चाहिए। सो वो समझते हैं कि ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। ये कि ये अमेरिका के अंदर काफी असेसमेंट रही है। इससे पहले आप देखें वेनेजुएला,
और बहुत सारे मुल्कों के साथ ईरान अमेरिका ने अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया। उसकी वजूहात ये हैं कि अमेरिकन समझते हैं कि 50-50, 60-60 साल की सैंक्शंस लगा के भी हम वो मकासद हासिल नहीं कर सके। सो हमें, और दूसरा ये है कि अमेरिकी सदर, आपको पता है, आपने जो डीप स्टेट है उसका जो स्क्रिप्ट है या जो प्ले बुक है उसको इतना लंबा चौड़ा फॉलो, जिस तरह अभी वो मिडिल ईस्ट में गए तो इजराइल नहीं गए, तो ये वो चाहते हैं कि ईरान से नॉर्मलाइजेशन हो, और ईरान भी चाहेगा। और अगर नहीं होती तो जाहिर बात है मिलिट्री ऑप्शन तो ईरान इजराइल उनके कर पास सकता है मौजूद है, ईरान की लेकिन एक तंसीबात पे हमला, अननेसेसरी अनकॉल्ड क्योंकि रिसेंटली अटैक एक करना ईरान के ऊपर, इट विल नॉट बी वाइज, और मेरा नहीं ख्याल ट्रंप साहब करेंगे। ये प्रेशर टैक्टिक हो सकती है।